नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आकाश अपने YouTube चैनल कुमार स्टडी पॉइंट में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले दो वीडियो हमने राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित पढ़ा था, यानी पार्लियामेंट से संबंधित उसके तथ्यों को जाना था। आज हम आपके लिए संसद से यानी पार्लियामेंट से संबंधित मोस्ट 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपकी परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं या उनको पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। दोस्तों, ऐसा हमारे पास प्रश्न है कि मुझे पूरा उम्मीद है कि यह यदि आपको इस टॉपिक से प्रश्न पूछ दिया जाएगा तो यह प्रश्न जरूर आएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न क्या हमारा है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। पूछा है कितनी हो सकती है। लोकसभा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये पूछ रहा है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे लोकसभा में 552 सदस्य अधिकतम हो सकते थे, लेकिन 25 जनवरी 2020 को जो दो सीट एंग्लो इंडियन का हुआ करता था, जिसको राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते थे, उसको उसके आरक्षण को यानी उसके कोटे को बढ़ाया नहीं गया है। इसलिए यदि इस दो सीटों को हम निकाल देंगे तो हमारे पास 550 सीट ही बचेंगे। तो आप कहेंगे कि इसमें 550 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस संशोधन से लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। बताइए दोस्तों, पहले हमारे लोकसभा में 525 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन उसको एक संशोधन द्वारा बढ़ाकर 545 कर दिया गया। यानी 543 निर्वाचित होते थे, 2 मनोनीत होते थे, यानी 545 हो गए। तो किस संशोधन द्वारा 525 से 545 किया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर 31वां संशोधन होगा। 31वां संशोधन जो है 1973 में किया गया था, 1973 में, और उसी संशोधन द्वारा हमारे लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, कब खो देता है ये एक्स्ट्रा लिख दिया गया है। कब खो देता है? यदि वह प्राप्त न करे, यदि वह प्राप्त न करे। तो बताइए, लोकसभा का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देता है कब? जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी चुनाव होता है तो उसमें एक जमानत राशि निर्धारित की जाती है, जो सरकारी खजाने में जमा की जाती है। यदि आप चुनाव में आप कितना वोट पा जाते हैं तो आपकी जमानत तो वापस हो जाती है, अन्यथा सरकार द्वारा जब्त कर ली जाती है। तो वही आपसे पूछा है कि लोकसभा का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, आपको बता दें हम किसी भी चुनाव में यही लागू होता है। तो कितने % वोटों पर आपकी जमानत राशि बचती है? तो 1/3 दिया है, 1/5, 1/6, 1/5। बताइए दोस्तों, वैध मतों का यदि कोई प्रत्याशी 1/6 वोट नहीं पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, वह अपनी जमानत राशि खो देता है। तो आपका सही आंसर विकल्प सी होगा। क्या होगा? विकल्प सी होगा। अगला क्वेश्चन है, 1971 के जनसंख्या पर आधारित लोकसभा की सीटों का आवंटन कब तक बढ़ा दिया गया है। बताइए दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज तक 1971 के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे ही प्रत्येक राज्यों का सीटों का आवंटन किया गया है। तो यह बताइए कि यह कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। विकल्प दिए हैं 2030,
2026, 2021 और 2025। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर 2026 होगा। 2026 तक लोकसभा की सीटों का जो निर्धारण है, जो अन्य 1971 की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है, वह बढ़ा दिया गया है। यह बाकायदा एक संशोधन द्वारा 84वां संशोधन द्वारा इसको करके यथा स्थिति बनाए रखते हुए बढ़ा दिया गया है। यानी 84वें संशोधन द्वारा 2026 तक लोकसभा की सीटों की संख्या जो है उसको बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्य निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की आयु कितनी होती है? बताइए दोस्तों, लोकसभा में सदस्यों के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 18 वर्ष की, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। आपके 4 विकल्प दिए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं 18 वर्ष आपको या न्यूनतम आयु है वोट डालने की, जबकि 21 वर्ष होता है पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने की, और 25 वर्ष जो होता है यह लोकसभा में निर्वाचित होने हेतु उम्मीदवार की उम्र होती है, और 30 वर्ष जो होता है आपका राज्यसभा के लिए। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? तो हमारा सही आंसर 25 वर्ष होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में कितने सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं? बताइए दोस्तों, लोकसभा में कितने सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं? तो 533 सदस्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लोकसभा में 530 सदस्य जो होते हैं, कितने? 530 सदस्य राज्यों से और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। यानी 500 इसको जोड़ेंगे तो आपका 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो इसमें पूछा है राज्यों से, केंद्र शासित नहीं पूछा है, राज्यों से पूछा है, इसलिए आपका आंसर 530 होगा। यदि इसमें केंद्र शासित प्रदेश ऐड किया होता तो आपका 543 हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में राज्यों की सीट किस आधार पर आवंटित होती है? आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि राज्यों में जो सीटों का आवंटन है, जो सीटों का बंटवारा है, वह सन 1971 की जनसंख्या के आधार पर है। तो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि लोकसभा में राज्यों की सीट किस आधार पर आवंटित होती है? तो बताइए किस आधार पर होती है? जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी, भाषा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यदि जनसंख्या के आधार पर न हो तो क्षेत्रफल के आधार पर अगर सीटों का आवंटन किया जाए तो हमारा राजस्थान है वहाँ पे सबसे अधिक सीटें होती, लेकिन हमारा जो आवंटन है जनसंख्या पर आधारित है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें भी आवंटित हैं, यानी कुल 80 सीटें लोकसभा के उत्तर प्रदेश में आवंटित की गई हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जनसंख्या। जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न संविधान संशोधनों में कौन लोकसभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि से संबंधित है? बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा संशोधन है जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या की वृद्धि से संबंधित है? ये भी आपको हम पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 31वां जो संविधान संशोधन था 1973 का, उसमें लोकसभा की जो सीटें थी 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। तो सबसे पहले विकल्प हम ध्यान देते हैं, इसमें 31वां लिखा है यहाँ पे, जब 31वां दिया है तो आपका 7वां भी होगा। तो 7वां जो संविधान संशोधन था 1956 में किया गया था और इसमें भी सीटों को बढ़ाया गया था, और 31वें संविधान संशोधन में भी 1973 में बढ़ाया गया था, उसमें 525 से बढ़ाकर
525 से बढ़ाकर 545 सीटें कर दी गई थी, और जो केंद्र शासित प्रदेश में सीटों की संख्या थी 25 थी, उसको घटाकर 20 कर दी गई थी। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प सी होगा, 7वां और 31वां संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा हमारा अस्थायी सदन होता है, यह भंग भी हो सकता है, विघटित हो जाता है और उसके कार्यकाल बढ़ भी सकता है। तो किसके आधार पर यह भंग किया जाता है, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो जैसा कि जान रहे हैं, प्रश्न के ऊपर विकल्प पढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा स्व विवेक के आधार पर, प्रधानमंत्री द्वारा स्व विवेक के आधार पर, लोकसभा के अध्यक्ष के स्व विवेक के आधार पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मंत्रिमंडल जो होता है उसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है, और वह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करके लोकसभा को भंग कर सकता है। तो हमारा जो विकल्प डी होगा यही हमारा सही होगा, ये सब गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य का प्रतिनिधित्व लोकसभा और राज्यसभा में सबसे अधिक है? अभी आपको बताया गया कि जो सीटों का आवंटन है राज्यसभा में और लोकसभा में 1971 की जनगणना के आधार पर आधारित है, और जहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या है वहीं पे सबसे ज़्यादा सीटें भी हैं। तो उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक जनसंख्या है, तो वहाँ पे सबसे अधिक सीटें भी होंगी। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिए 80 और राज्यसभा के लिए 31 सीट आवंटित है। तो हमारा सही विकल्प क्या होगा? बी होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक राज्यसभा और लोकसभा की सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? बताइए, इसमें से कौन ऐसा पद का व्यक्ति है जो अपनी उसकी शपथ नहीं होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो भी राष्ट्रपति से ही शपथ ग्रहण करते हैं। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको शपथ नहीं दिलाई जाती है, क्योंकि वह ऑलरेडी एक सांसद के रूप में शपथ लेकर आता है। तो हमारा सही विकल्प बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? बताइए दोस्तों, यदि लोकसभा को हटाना हो तो उसको आप कैसे हटाएंगे, क्या प्रक्रिया होती है? तो लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, लोकसभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर विकल्प सी होगा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। यदि लोकसभा को हटाना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। यदि नोटिस देने के बाद है तो उस पर बहस होता है और उसके बाद उसको हटाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है, लेकिन इस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वह अपना मत भी देता है और उस सदन में उपस्थित भी रहता है। तो हमारा जो सही विकल्प होगा, विकल्प सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? अभी आपसे ये प्रश्न दिया गया था, बताए थे अभी आपसे हम कि जो भी राज्यसभा में सीटों का आवंटन है वो जनसंख्या पर आधारित है। सन 1971 के जनसंख्या पर ही आधारित सीटों का आवंटन किया गया है और जनसंख्या ही उसका मानक है और वह 1971 की जनगणना पर आधारित है। तो हमारा सही विकल्प ए होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यसभा हमारे एक अस्थायी सदन है, कभी यह भंग होने वाला सदन नहीं है। तो उसके जो सदस्य होते हैं कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, यह आपको बताना है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है 5 वर्ष के लिए 6 वर्ष के लिए होता है कि 5 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के आजीवन के लिए? सिंपल सा प्रश्न है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष पर उसके 1/3 सदस्य होते हैं, रिटायर्ड होते रहते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पर चुनाव भी होता रहता है। तो आपका सही विकल्प ए होगा 6 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? बताइए दोस्तों, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है कि प्रधानमंत्री को है कि उपराष्ट्रपति को? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यसभा हमारा एक अस्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता है, तो इसको भंग करने का अधिकार ही नहीं किसी के पास है। तो हमारा जो विकल्प होगा, विकल्प डी सही होगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, हमारा राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? राज्यसभा से, यहाँ पे से होगा, राज्यसभा से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आइए देखते हैं। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, राज्यसभा अपने सदस्यों से सभापति का चुनाव कराती है, राज्यसभा के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं होता। बताइए दोस्तों, सही आंसर क्या होगा? जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है, यह हमेशा अस्थायी बना रहता है और इसका चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, न कि प्रत्यक्ष रूप से। राज्यसभा में अपने सदस्य से सभापति चुना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो ये विकल्प आपका गलत होगा, ये वाला गलत था ही। और भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है। भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है यानी महान्यायवादी होता है, वह किसी भी सदन में बोल सकता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा विकल्प ए सही होगा, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? बताइए दोस्तों, आपको राज्यसभा के वीडियो में हमने बताया था, सिंपल सा प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं ये पूछा गया है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य, 233 राज्यों से आते हैं, जबकि 12 क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। तो मनोनीत सदस्यों की संख्या पूछा है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, ए होगा 12 सदस्य। यदि यही प्रश्न पूछता कि राज्यसभा में संसद में कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं, तो पहले तो होते थे 14, लेकिन उसका भी कोटा अब ख़त्म कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन का जो लोकसभा में 2 सदस्यों का होता था उसको भी ख़त्म कर दिया गया है, तो 12 ही अब रह गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? बताइए दोस्तों, वह कौन सा पद है जो राज्यसभा का सदस्य हो और लोकसभा में बोले, लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मंत्रिपरिषद में राज्यसभा से के भी सदस्य होते हैं और लोकसभा के भी सदस्य होते हैं, लेकिन जब लोकसभा में कार्रवाई होती है तो वहाँ पे मंत्रियों को बोलने का अधिकार होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा, मंत्री को राज्यसभा का मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, यदि कोई मंत्री है वह राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि माननीय मनमोहन सिंह जी जब हमारे प्रधानमंत्री थे तो वह राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन बोलते थे
किसमें ज़्यादा हो, लोकसभा में। तो इसका सही आंसर विकल्प सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? बताइए दोस्तों, इसमें से कौन ऐसा अंग है जो संसद का भाग नहीं है? जैसा कि आप जानते हैं, आपको कई कई बार बताया गया है पिछले वीडियो में, संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद जो है ये 3 चीज़ से बनी होती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से। जबकि उपराष्ट्रपति जो विकल्प दिया गया है, यही विकल्प हमारा सही होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग नहीं होता है। संसद का अनन्य भाग आप कहेंगे राष्ट्रपति को, राज्यसभा को और लोकसभा को। तो हमारा सही आंसर डी सही होगा। क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त हो जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। बताइए दोस्तों, कब किसी सांसद की सदस्यता समाप्त होती है? यदि वह अनुपस्थित रहता है सदन में कितने दिनों तक? 90 दिन, 60 दिन, 120 दिन, 30 दिन। आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था, यदि कोई सदस्य हो वह 60 दिनों तक बिना परमिशन के, बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है, तो वह उसकी जो सदस्यता होती है वह स्वतः समाप्त हो जाती है। तो हमारा सही विकल्प क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है? बताइए दोस्तों, एक वर्ष में जो संसद का सत्र होता है कम से कम कितनी बार होना चाहिए? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर 2 बार होगा। क्या होगा? 2 बार। जो संसद की बैठक होती है एक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए, लेकिन अब कम से कम 3 बार तो इस समय संसद की बैठक हो ही जा रही है। कब होती है? एक होता है बजट सत्र, एक मानसून सत्र, एक शीतकालीन सत्र। तो 3 बैठक है कम से कम इस समय हो जाती है। लेकिन ये पूछा जाए आपसे कि कम से कम पूछा गया है, यदि पूछा अधिकतम कितनी बार हो सकती है, तो यह कोई इसका वर्णन नहीं है संविधान में। आप चाहें जितनी बार संसद की बैठक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसको किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? जैसा कि आप जानते हैं, साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। आपको अभी हम बताए थे, जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी बैठक संसद के सेंट्रल हॉल में की जाती है। तो बैठक जो है आपको अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बताइए दोस्तों, जो धन विधेयक होता है उसी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? धन विधेयक पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, 100% लोकसभा में ही धन विधेयक पहले पेश किया जाता है। अनुच्छेद 8 के तहत पेश किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। अभी आपको अनुच्छेद 108 के तहत हमने बताया कि संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है। इस विषय पर राज्यसभा का अधिकार सीमित है, यह सही है। इस विषय पर राज्यसभा का अधिकार, यदि धन विधेयक पारित होकर यदि राज्यसभा में जाता है तो उसको मात्र 14 दिन का समय मिलता है, और 14 दिन में यदि वह उस पर अपनी मोहर नहीं लगाता है तो धन विधेयक स्वतः पारित हो जाता है। तो उसका अधिकार राज्यसभा का इस बिल पर बहुत ही सीमित है। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। जैसा कि आप जानते हैं कि जो धन विधेयक होता है, संयुक्त बैठक जो होती है वह साधारण विधेयक पर ही बुलाई जाती है। तो हमारा जो सही आंसर होगा, ये हम गलत पूछा था, तो ये आपका विकल्प सी सही होगा। कौन सा सी विकल्प सही होगा? सी होगा, सॉरी बी सही होगा। अनुच्छेद 108 के तहत पेश किया जाता है, ये गलत किया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। बताइए दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत? आपको हम बताए थे राज्यसभा के चैप्टर में कि यदि राज्यसभा को लगे कि राज्यों के लिए एक कानून बनाना जरूरी है, यदि वो 2/3 से या बहुमत पारित करके लोकसभा में भेजती है, तो उस पर राज्य सूची पर एक कानून बना सकती है। तो इसका जो वर्णन है हमारा अनुच्छेद 249 में किया गया है। किस में किया गया है? 249 में। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आज का आपका अंतिम क्वेश्चन होगा। कौन सा कथन लोकसभा के विषय में गलत है? बताइए दोस्तों। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, बिल्कुल सही। लोकसभा उच्च सदन होता है, बिल्कुल नहीं। लोकसभा जो होता है हमारा निम्न सदन होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही। जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, फिलहाल सही है, लेकिन अब ये 50 हो गया है, 550, क्योंकि 2 सदस्यों का मनोनयन नहीं कि कोटा है, नहीं बढ़ाया गया है एंग्लो इंडियन वाला। तो इसमें हमारा जो विकल्प बी होगा यही सही होगा, किसी के विषय में भी गलत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा मेरा वीडियो? यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।